हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी करंट अफेयर की डेली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि रिलेटेड है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से। तो अभी आप जानते हैं कि हमारे जो 16th प्रेसिडेंट जो होने वाले हैं, तो 2 कैंडिडेट हैं इसके लिए। एक द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी जो एनडीए अलायंस है उसकी दावेदार है, और ये अपोजिशन में है इनके यशवंत सिन्हा जी। तो आप देख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली ये जो इलेक्शन है ये कंडक्ट किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कि जब भी ये जो 5 ईयर का टर्म होता है हमारे प्रेसिडेंट का, जो कि हम जानते हैं अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनका टर्म कंप्लीट होने वाला है। तो ये जो टर्म कंप्लीट होने से पहले इस सीट को फिल करना होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस होती है प्रेसिडेंट की, तो इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, जो कि इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, उन्हें कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं? तो इसके अंदर मेनली ये इलेक्टेड कैंडिडेट, जो कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा है, उसके सारे एमपी जो कि इलेक्टेड हैं वो आते हैं। ये ध्यान रखना है, सिर्फ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। और एमएलए ऑफ स्टेट और दिल्ली और पुडुचेरी, इसके एमएलए जो हैं वो आते हैं। ये पूरा इलेक्टोरल कॉलेज हो गया हमारा। और इसमें कौन नहीं आते हैं वो है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। और ये जो इलेक्शन प्रोसेस होती है, ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ये इलेक्शन होता है। और जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा उसको जो है 50% जो वोट डाले गए उसमें से जो वैलिड वोट है उनका 50% + 1 चाहिए होता है। जैसे कि 100 लोगों ने अगर 100 वैलिड वोट थे, तो उसमें से इनको 51 चाहिए जो कि विनिंग कैंडिडेट होगा। तो सिंपल मेजॉरिटी। तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ हम जानते हैं जो शेड्यूल 10 के अंतर्गत आता है, वो नहीं अप्लाई होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। तो ये एंटी डिफेक्शन क्या हो गया? एंटी डिफेक्शन के अंदर ऐसे ये होता है कि मान लीजिए कोई भी पार्टी है, और जब भी वो किसी चीज़, कोई भी जैसे बिल आता है, तो उसको एक व्हिप जारी की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो पार्टी है, मान लीजिए जो डिफरेंट पार्टी हैं, कोई भी बिल है, कोई भी चीज़ अगर पार्लियामेंट में पारित की जा रही है, तो अपनी व्हिप जो होगी, तो उसमें कोई जो पार्टी है वो चाहती है कि हम इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चीज़ को अपोज करना चाहते हैं, तो एक व्हिप जारी कर देती है। और उसके ही अकॉर्डिंग जो उस पार्टी के सारे मेंबर हैं, उनको उस व्हिप के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, उस व्हिप के अकॉर्डिंग ही वोट करना होता है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको इस लॉ के अंतर्गत उनको जो है ये डिफेक्ट कर दिया जाएगा और इनको निकाल दिया जाएगा, इनकी मेंबरशिप चली जा सकती है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई व्हिप नहीं जारी होती है। इसमें इंसान, जितने भी मेंबर हैं, वो अपनी खुद की विल के अकॉर्डिंग जो है वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो इलेक्शन है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो उसकी अथॉरिटी होती है, वो कंडक्ट कराता है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है छत्रपति संभाजी से। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए हैं, ये देख सकते हैं इनकी मूर्तियाँ। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है रीनेम औरंगाबाद सिटी को और उस्मानाबाद सिटी का नेम, जिसमें औरंगाबाद सिटी का नेम होगा अब छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद सिटी का नाम होगा धाराशिव। ठीक है। तो ये जो औरंगाबाद सिटी है, ये इसका ओरिजिनल नेम है खड़की, इसको खड़की नाम से जाना जाता था, जो कि 1610 में बनाई गई थी मालिक अंबर के द्वारा।
और इसका जो नाम है, ये जो औरंगाबाद का पड़ा, जब ये जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी औरंगजेब के टाइम पे, तो उस वक्त डेक्कन का जो रीजन था उसमें उसका जो हेडक्वार्टर था डेक्कन का, वो औरंगाबाद ही था, मतलब कि खड़की था। तो जब उसका ये जो हेडक्वार्टर जब इसको बनाया गया तो इसको रीनेम कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त औरंगजेब वहाँ के राजा थे, मुगल शासक थे, तो उन्होंने इसका नाम औरंगाबाद कर दिया। तो चलिए सांभा जी के बारे में जानते हैं। तो ये जो सांभा जी थे, ये सबसे बड़े बेटे थे छत्रपति शिवाजी के। तो ये सेकेंड रूलर रहे हैं मराठा एम्पायर के, अपने पिताजी की मृत्यु के बाद। और ये जो है, इनको याद किया जाता है इनके सेक्रीफाइस के लिए, इनके कि इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी थी, जो ये अपने जो बिलीव करते थे उसमें। और इनके द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई हैं सांभा जी के द्वारा। तो ये एक संस्कृत में, ये जो है एक इनका लिखा हुआ ये जो बुक है, ये है बुद्ध भूषण राजनीति। ये संस्कृत टेक्स्ट है इनका। और बाकी जो है ब्रज भाषा में इनकी जो कुछ बुक्स हैं, तो वो हैं नायिका भेद, नाग शिक्षा, सत शतक। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं सारे स्टेट्स को कि वो 1 किलोमीटर का जो रेंज है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगे, उसको डिमार्केट करेंगे। तो ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? तो इको सेंसिटिव जोन जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं, जिसमें आते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, इनकी एक बाउंड्री होती है। तो इस बाउंड्री के बाहर ज़्यादातर ह्यूमन हैबिटेशन होता है, बहुत से लोग रह रहे होते हैं। इस बाउंड्री के बाहर बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो एनिमल्स हैं, वो चलते चलते आप बाहर चले जाते हैं, तो आप देखते हैं कई सारे केसेस आते हैं ह्यूमन एंड मैन कॉन्फ्लिक्ट्स के। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि जैसे अगर इस बाउंड्री के जस्ट बाहर अगर ह्यूमन होगा, अगर एग्रीकल्चर कर रहा होगा, तो ये जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ सकती है। तो मोस्टली इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक इको सेंसिटिव जोन, जो कि एक बफर जोन की तरह काम करेगा, ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है और जो बाहर का जो एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटीज़ चलती हैं, तो एक बफर की तरह इसको जो है इको सेंसिटिव जोन को रखा जाता है। तो अभी जो गाइडलाइन थी पहले नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंतर्गत, उसमें मेंशन किया गया था कि जो लैंड 10 किलोमीटर का लैंड है जो कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर है, तो उसको इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, जो केरला है, केरला की जो केरला में ये हो गया है कि वहाँ की जो स्टेट असेंबली थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था। उन्होंने इको सेंसिटिव जोन को ज़ीरो किलोमीटर जो है डिक्लेयर किया था। इसका मतलब कि जस्ट नेशनल पार्क के जस्ट बाहर ही जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है, ये सब जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्टेड थी इसके अंदर, वो सारी जो है हो सकती हैं जस्ट बाहर। तो ये एक तरह से जो बहुत ही फ्रेजाइल जो एरिया है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, उसको हार्म कर सकता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शन दिया है कि कोई भी स्टेट है, चाहे जितनी भी स्टेट हैं पूरे इंडिया में, वो कम से कम 1 किलोमीटर के रेंज को तो मतलब इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगी। मिनिमम 1 किलोमीटर है और मैक्सिमम 10 आप जानते हैं, जो कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के थ्रू 2002 और 2016 के बीच में जो मेंशन किया हुआ है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन आर क्रिएटेड एज शॉक एब्जॉर्बर्स फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेजाइल इकोसिस्टम बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, तो वही जो मैंने बताया है। और इसको नोटिफाई किया जाता है इको सेंसिटिव जोन को अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अना यूटू से रिलेटेड है। तो ये अना यूटू जो है, ये अभी एक रिचुअल है, एक फेस्टिवल है, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। इसको सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई में, क्योंकि ये जो मलयालम कैलेंडर, उसका जो पहला जो डे होता है मंथ का,
करकी डाकम ये जो मलयालम कैलेंडर है उसका ये मंथ है। तो इसके पहले दिन में ये वाला जो अन्नायुट्टू जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसे थिसूर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है एट श्री वडक्कुनथन टेम्पल में। तो ये थिसूर जो है केरला में है। तो इसमें क्या होता है, इस फेस्टिवल में जो एलिफेंट हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स को एक साथ जो है इस टेम्पल में वो आते हैं और वहाँ पे इनको स्पेशल काइंड ऑफ फूड जो है दिया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही थिसूर का ही फेस्टिवल है। तो मेनली ये जो एलिफेंट है ये रिप्रेजेंट करते हैं लॉर्ड गणेशा को। तो इसके अकॉर्डिंग इनके बिलीव्स, हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग कि जो हमारे जो लॉर्ड गणेश हैं वो जो है कोई भी हमारी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल हैं उनको रिमूव करते हैं एंड उनको गॉड ऑफ वेल्थ कहा जाता है और अपनी जो विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल कराने के लिए आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये था अन्नायुट्टू फेस्टिवल के बारे में। अब नेक्स्ट एक है बोनालू। तो ये जो फेस्टिवल है ये तेलंगाना का फेस्टिवल है एट गोलकोंडा फोर्ट जो तेलंगाना में है। तो इसमें जो है ये मंथ असाध मंथ जो कि जुलाई और अगस्त में होता है। तो ये असाध मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है बोनालू फेस्टिवल। तो ये जो नाम है बोनालू ये आता है बोनम से, जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है मील और फीस्ट इन तेलुगु। तो ओरिजिन जो है इस फेस्टिवल की ये 19th सेंचुरी हैदराबाद से ट्रेस की जाती है। 19th सेंचुरी के अराउंड ये जो है फेस्टिवल जो है कि और ये इन्वॉल्व करता है रिलीजियस सेरेमनी ऑफ गॉडेस येलाम्मा। ये जो येलाम्मा गॉडेस है ये इनको कहा जाता है इनकारनेशन ऑफ गॉडेस महाकाली। तो ये जो अवतार है महाकाली का येलाम्मा, तो इन्हीं पे ये फेस्टिवल बेस है। जो आप देख सकते हैं ये इसमें जो लोग हैं वो अपने आप को डेकोरेट करते हैं ये काली जी की तरह। तो ये इनका जो दूसरा इनकारनेशन है ये येलाम्मा, तो येलाम्मा जी के लिए ये है। तो ये जो ये रिचुअल है इसमें परफॉर्म किया जाता है टू अपीज गॉडेस, जो ये गॉडेस है इनको खुश करने के लिए और उनको थैंक करते हैं हमारी सारी जो विशेज़ हैं उनको पूरा करने के लिए। तो ये फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का है, ये हमको याद रखना है। और ये असाध मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट आर्टिकल है ग्रे वाटर मैनेजमेंट से। तो ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट है जिसको ग्रे वाटर जो है जिसे इसे कहते हैं वेस्ट वाटर। हमारे घर में जहाँ हम लोग घर में जहाँ रहते हैं तो जो टॉयलेट का जो फीकल वेस्ट होता है उसको छोड़ के जितना भी वेस्ट होता है, जैसे कि अगर ये जो बेसिन में होते हैं, अगर नहाने में जो पानी वेस्ट होता है, शावर में वेस्ट होता है, सिंक में वेस्ट होता है, वॉशिंग मशीन में, डिश वॉशर में, तो ये जितना भी ये जो पानी होता है एक्सेप्ट दैट फीकल कंटामिनेशन, बाकी जितने भी जो ये वाटर है वेस्टेज वाटर उसको ग्रे वाटर कहते हैं। तो ये जो वाटर है इसको अगर थोड़ा बहुत रिसाइकिल किया जाए तो इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इसी पे बात चल रही है। तो जैसे हम जानते हैं अभी कि कई सारे स्टेट है जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत दिए गए थे ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री, फिर ओडीएफ प्लस किया गया था, फिर प्लस प्लस। तो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। जो ओडीएफ था वो था कि पूरा जो एरिया है उसमें जो कोई एक भी पर्सन जो है वो ओपन डेफिकेशन नहीं कर सकता है, दैट वाज ओडीएफ। फिर ओडीएफ प्लस आया तो इसमें है कि कोई भी ओपन डेफिकेशन नहीं होगा, पहला जो है वो तो ऐड रहेगा ही, साथ ही साथ ये पब्लिक टॉयलेट और कम्युनिटी बेस्ड जो है टॉयलेट है उनको बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ओडीएफ प्लस। और फिर जो ओडीएफ प्लस प्लस आएगा तो इसमें ओडीएफ और ओडीएफ प्लस की तो प्रॉपर्टी रहेंगी, साथ में एक नई प्रॉपर्टी है कि जितने भी टॉयलेट होंगे उसका जो स्लज होगा तो उनका सेप्टिक मैनेजमेंट होगा, सेप्टेज मैनेजमेंट, जो भी वेस्टेज उससे निकलेगा। फिर उसके बाद इसी तरह कंसीडर किया जा रहा है वाटर प्लस। तो ये वाटर प्लस जो है इसमें क्या होगा, जो वेस्ट वाटर है जो हमने अभी बात किया ग्रे वाटर की, उसको ट्रीट किया जाएगा एज पर द गाइडलाइन ऑफ सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ नॉर्म्स रिलीज करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो ग्रे वाटर होगा उसकी रिसाइकलिंग होगी और इसको यूज़ किया जा सकता है। ये जो ग्रे वाटर है इसका बहुत जगह यूज़ हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर में इसका यूज़ हो सकता है कि ये जो ग्रे वाटर होता है ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंटेंट इसमें काफ़ी हाई होता है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आप जानते हैं हम लोग जो बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं एनपीके, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मेनली कंटेंट होता है। तो एक तरह से ये इसका जो है रीयूज़ करेंगे और
वाटर मैनेजमेंट में भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वाटर प्लस स्टेटस डिमांड्स ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।